हम शहर में एक किराए के मकान में रहते हैं। मेरे पति अनिल एक कंपनी में काम करते हैं। मेरे दो बच्चों में से एक बच्चा यानी मानसी से बड़ा लड़का अमन तो अपने ननिहाल में पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पैसों की समस्या है। अभी मकान हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर बच्चों का कैरियर, उनकी शादी का काम आ पड़ेगा। ऐसे में खुद का मकान तो होने से रहा। एक दिन घर का काम निपटाते हुए रात के 10:30 बज गए थे। अनिल के आने का कोई अता पता नहीं था। हालांकि उसने मुझको फ़ोन करके बता दिया था कि उसे आने में देर हो जाएगी। सो मैं खाना खाकर दरवाज़ा बंद कर कर सो जाऊं, उसका इंतज़ार ना करूं। चाबी उसके पास है, वह आकर दरवाज़ा खोलकर जो कुछ खाने को रखा है खाकर सो जाएगा। ये जानते हुए भी मैं अनिल के आने का इंतज़ार में करवटें बदल रही थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर उसके आने में कितनी देर होती है, जबकि बेटी मानसी सो चुकी थी। समय काटने के लिए मैंने रेडियो पर पुराने गाने लगा दिए थे, जिन्हें सुनते सुनते मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। एक मेरी नींद टूटी। अनिल अभी भी नहीं आया था। कोई काम धाम नहीं है, ये सब बहानेबाजी है, मैंने मन ही मन में कहा। दरअसल अनिल उस रीता के चक्कर में है जिससे वह उससे एक बार मिलवा भी चुका था। मुझसे वह घड़ी आज भी भुलाई नहीं भूलती। कितना जोश में आकर उसने परिचय कराया था, इनसे मिलो सरिता, ये मेरे ऑफिस में ही है, हमारे साथ काम करने वाली रीता। बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। और रीता ये है मेरी पत्नी सरिता। मुझको तो शक हो गया था, एक पराई औरत के प्रति ऐसा खिंचाव, और बाद में वह उसे छोड़ने भी गया था। चाहता तो किसी बस में बिठाकर विदा भी कर सकता था, पर नहीं, मैंने उठकर रेडियो बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। आखिरकार नींद लग ही गई। पता नहीं कितना समय हुआ कि मैंने अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस किया। मुझे लगा था कि ये अनिल ही हैं। मैंने उसके हाथ को अपने सीने से हटाया और नींद में कहने लगी, सोने दो, नींद आ रही है। कहाँ थे इतनी देर से? समय से आना चाहिए था ना। क्या करूं डार्लिंग, कोशिश तो जल्दी आने की ही करता हूँ। अनिल ने मुझको अपनी ओर खींचते हुए कहा, आप रीता से मिलकर आ रहे हैं ना? मैंने अपने आप को छुड़ाते हुए ताना सा कसा, इतनी अच्छी है तो मुझसे शादी क्यों की? कर लेते उसी से। शरीता छोड़ो भी ना, ये भी कोई समय है ऐसी बातों का? आज अच्छा मूड है, आओ ना। तुम्हारा तो अच्छा मूड है, पर मेरा तो मूड नहीं है ना। चलो सो जाओ प्लीज़। मैं दूसरी ओर मुंह करके सोने की कोशिश करने लगी। तुम पत्नियां भी ना कब समझोगी अपने पति को? अनिल ने निराश होकर कहा, पहले तुम मेरे हो जाओ। मैं तुम्हारी ही तो हूँ बाबा, पिछले 12 सालों से तुम्हारा ही हूँ। सरिता, मेरा यकीन मानो तो सच बताओ, इतनी देर तक उस रीता के साथ ही थे ना? देखो, जब तक मैं उस कंपनी में था उसके पास था। जब मैं वहां से जॉब छोड़कर दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूं, तो अब वह यहाँ कहाँ से आ गई? मुझे तो यकीन नहीं होता। जल्द ही सब तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगा, ठीक है? अच्छा, अब तो मान जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। तुम एक नंबर के झूठे हो। मैं कई बार तुम्हारा झूठ पकड़ चुकी हूँ, तो तुम नहीं मानोगी जब तक मुझे पक्का यकीन नहीं हो जाता। मैंने कहा तो तुम्हें यकीन कैसे होगा? बस सच बोलना शुरू कर दो और समय से घर आना शुरू कर दो। अच्छी बात है, कोशिश करता हूँ। रंग में भंग पड़ता देख अनिल ने अपने कदम पीछे खींच लेने में ही भलाई समझी। वे नहीं चाहता था कि बात आगे बढ़े। वे भी करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। मेरा शक अनिल के प्रति यूं ही नहीं था। दरअसल कुछ महीने पहले की बात है। मैं और अनिल मानसी के साथ शहर के एक बड़े गार्डन में घूमने गए थे, जहां वह रीता के साथ भी घूमने जाता रहा था। वहां से वे अपने एक परिचित भेल वाले के यहाँ नाश्ते के लिए चले गए। भेल वाले ने सहज ही पूछ लिया था कि आज आप के साथ वे कट बालों वाली मैडम नहीं हैं। बस ये सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई थी और घर लौटकर मैंने अनिल की अच्छे से खबर ली थी। अनिल ने
लाख सफाई दी पर मैं नहीं मानी थी। जैसे तैसे आगे ना मिलने की कसम खाकर अनिल ने अपना पिंड छुड़ाया था। मेरी बातों में सच्चाई थी, इसलिए अनिल कमजोर पड़ता था। अनिल रीता के चक्कर में इस कदर पड़ा था कि वह चाहकर भी खुद को रीता से अलग नहीं कर पा रहा था। अब एक ही रास्ता था कि रीता शादी कर ले और अपना घर बसा ले। पर एक तरह से रीता ये जानते हुए कि अनिल शादीशुदा है, वे खुद को उसे सौंप चुकी थी। अनिल में उसे पता नहीं क्या नजर आता था। यहाँ तक कि जब मैं गांव में कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ जाती तो रीता मेरे घर आ जाती और फिर दोनों मज़े करते। पर मुझको किसी तरह इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए मैंने अब माँ के यहाँ जाना कम कर दिया था। मैं संबंधों की असलियत को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि जहाँ एक और मैं माँ बनने के बाद अनिल से प्यार में कम दिलचस्पी लेती थी या लेती ही नहीं थी, वही दूसरी ओर अनिल अब भी मुझसे पहले वाले प्यार की उम्मीद रखता था। उसकी तो इच्छा होती थी कि हर रात सुहाग रात हो, पर जब मुझसे उसकी मांग पूरी नहीं होती तो वह रीता की तरफ मुड़ जाता था। इस तरह अनिल का रीता से जुड़ाव एक मजबूरी था जिससे मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने रीता वाली सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी थी। मेरे सामने ये जो रीता वाली उलझन है, मैं इसे खुद ही सुलझा लेना चाहती थी। अगले दिन अनिल ने काम पर जाते हुए मेरे हाथ में 500 रुपये रखे और मुस्कुराते हुए मेरे कलाई सहलाई। मैंने आंखें तर्री। अनिल सहमते हुए बोला, जानू आज साप्ताहिक हाट है, सब्जी के लिए पैसे दे रहा हूँ, भूलना मत वरना फिर रोज आलू खाने पड़ेंगे। कहते हुए टीवी देख रहे थे। मानसी को प्यार से अपने पास बुलाते हुए उसने शाम को आइसक्रीम खिलाने का वादा करते हुए अपने बैग को थमाते हुए बाहर निकल गए। मैं दरवाजे बंद कर अपने काम में जुट गई। कामकाज खत्म कर मानसी को पढ़ाई की हिदायत देकर बड़ा सा झोला उठाए मैं दरवाज़ा लॉक कर बाजार की ओर निकल गई। मुझे मानसी के चलते घर जल्दी लौटने की फिक्र थी। अभी मैं कुछ सब्जियां ही ले पाई थी और एक सब्जी का मोल भाव कर रही थी कि किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटी तो एक अजनबी औरत को देखकर अजरज करने लगी। तुम सरिता ही हो ना? उस अजनबी औरत ने मुझको हैरानी में देखा तो पूछा, जी, पर आप कौन हैं? अरे रमा दीदी आप। दरअसल आपको जूड़ों में देखा तो झटपट मैंने रमा दीदी के पैर छू लिए। सही पहचाना तुमने। कितनी कमजोर थी तुम पढ़ने में जब तुम मेरे घर ट्यूशन लेने आती थी। इसी से तुम मुझे याद हो, वरना एक टीचर के पास से कितने स्टूडेंट पढ़कर निकलते हैं, कितनों को याद रख पाते हैं हम लोग। आशीर्वाद देते हुए रमा दीदी ने कहा, मेरा घर यहीं नज़दीक ही है, आइए ना घर चलिए। मैंने कहा, नहीं नहीं, फिर कभी। अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ और पास की कॉलोनी में रहती हूँ। लो ये है मेरा विजिटिंग कार्ड, घर आना, खूब बातें करेंगे। अभी इस वक्त थोड़ा जल्दी है, वरना रुकती। अच्छा चलती हूँ। मैंने कार्ड पर लिखा पता पढ़ा और अपने पर्स में रखकर सब्जी के लिए आगे बढ़ गई। मैंने तय किया कि मैं अगले दिन रमा दीदी से मिलने उनके घर जरूर जाऊंगी। मुझे लगा कि रमा दीदी उसकी उलझन को सुलझाने में मदद कर सकती है। अगले दिन सारा काम निपटाकर मैं मानसी को पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली के पास छोड़कर रमा दीदी के घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजाई तो दरवाजा खोलने वाली रमा दीदी ही थी। आओ सरिता, कहकर अपने साथ अंदर ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया। रमा दीदी ने पूछा, कहो क्या बात है सरिता, सब कुछ ठीक ठाक है? जिंदगी किस तरह चल रही है? तुम्हारे मिस्टर, तुम्हारे बच्चे? मैं फिर जो शुरू हुई तो बोलती चली गई। रमा दीदी बड़े गौर से सारी बातें सुन रही थी। उन्हें लगा कि मेरी मुश्किल हल करने में अभी भी एक टीचर की जरूरत है। अपनी उलझन बता देने से मैं काफी हल्का महसूस हो रही थी, जैसे कोई सिर पे से बोझ उतर गया हो। रमा दीदी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। अपना ये सब्र बनाए रखना। ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना जिससे घर बर्बाद हो जाए। आखिर ये दो बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। तो बताओ ना दीदी, मुझे क्या करना चाहिए?
मैंने पूछा, देखो सरिता, समस्या होती तो छोटी है, केवल हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है। एक तो तुम अपनी तरफ से किसी तरह से अनिल को अनदेखा मत करो, उसे सहयोग करो। आखिर तुम बीवी हो उसकी। अगर वह तुमसे प्यार चाहता है तो उसे दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रहा सवाल रीता का, तो इतना समझ लो, इस मामले में जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। मैं अब आपके भरोसे हूँ दीदी। अच्छा चलती हूँ, क्योंकि घर पर मानसी अकेली है। बिल्कुल जाओ, अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ। मैं अब ठीक थी, मुझे लगा अनिल पर से अब रीता का साया उठ जाएगा और मेरी जिंदगी में खुशहाली छा जाएगी। शाम को जब अनिल घर लौटा तो उनके साथ एक साहब भी थे। अनिल ने मुझसे उनका परिचय कराया और बताया, आज जब मैं एक बड़े मॉल में ऑफिस के काम से गया था तो वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई। इन्हें अपने काम के लिए एक मैनेजर की सख्त ज़रूरत है। इन्हें मेरी बातें पसंद आई तो कहने लगे कि तुम में मुझे मैनेजर की सारी खूबियाँ दिखती हैं। मैं तुम्हें अपने यहाँ मैनेजर की पोस्ट ऑफर करता हूँ। अच्छी तनख्वाह, फ्लैट, गाड़ी, सब सहूलियत मिलेगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी पत्नी से बात किए बिना मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, इसलिए इन्हें यहाँ ले आया हूँ। क्या कहती हो, क्या मैं इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? पहले तुम कुछ दिनों के लिए वहाँ जाकर सारा काम काज देख लो, समझ लो, अच्छा लगे तो स्वीकार कर लो। मैंने खुश होते हुए कहा, मुझको ये अच्छा लगा कि कितना तवज्जो देते हैं मुझे। आज पहली बार मुझे लगा कि वह अब तक अनिल से बुरा बर्ताव करती रही है, वह भी सिर्फ एक रीता के पीछे, और ये उलझन भी अब उसे सुलझती नजर आ रही थी। अनिल वहाँ काम करने चला गया। रोज रात को मुझसे बात करने का नियम था उसका। विभा भी बातचीत में पूरी दिलचस्पी लेती। प्रतिदिन के कामकाज के बारे में, मालिक के बर्ताव के बारे में वह सब कुछ बताता। नए मिलने वाले फ्लैट जो वह देख भी आया था के बारे में बताता। मैंने झटपट रमा दीदी के घर की ओर रुख किया। उन्हें अनिल के नई जॉब और वही शिफ्ट होने के बारे में बताया। रमा दीदी के मुंह से निकला, तब तो तुम्हारी सारी उलझनें अपने आप ही सुलझ रही हैं सरिता। जब तुम लोग शहर ही बदल रहे हो तो रीता इतनी दूर तो वहां आने से रही। सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि मेरा इस पहलू की ओर ध्यान ही नहीं गया। रमा दीदी की इस बात में दम था। एक तीर से दो शिकार हो रहे थे। अब इसके पहले कि रीता के पीछे अनिल का मन पलट जाए, उसने वहां जाना ही सही समझा। फिर पूरी गृहस्थी के साथ अनिल ने शिफ्ट कर लिया। अपने बेटे अमन को भी अपने पास बुला लिया। मैं नए शहर में नया घर देखकर आवक थी। ऐसे ही घर का तो मैंने कभी सपना देखा था। दोनों बच्चे तो ये सब देखकर चहक उठे। अनिल में शुरू शुरू में उदासी जरूर नजर आई। मैं समझ गई थी कि ऐसा क्यों है, पर मैंने अब अपना प्यार अनिल पर उड़ेलना शुरू कर दिया था। एक शाम जब अनिल काम से घर लौटा तो बुझा बुझा था। अगले ही दिन दोपहर में काम काज से फुर्सत पाते ही मैंने रमा दीदी को फोन घुमा दिया। तब रमा दीदी ने मुझे ये सूचना सुनाई कि रीता की शादी हो गई है। सुनकर मैं उछल पड़ी। थैंक यू, बस इतना ही कह पाई मैं और फोन बंद कर बिस्तर पर बिछ गई। अब मुझे अनिल के बुझे चेहरे की वजह भी समझ में आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक भी हो गया था। गृह गृहस्थी की गाड़ी बिना